साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है उस सीरीज में जिसको अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी लोगों ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है और हम उनका पर्दाफाश करने पे लगे हैं। दूसरा एपिसोड है। जो भी साथी उस वीडियो को देख चुका हो जिसमें हमने इस पे चर्चा की है और जिस पे इस पिरामिड पे चर्चा की है, जिसमें इस त्रिकोण पे चर्चा की है कि पूरी दुनिया को जहाँ पे भेड़ बकरी माना गया है, तो इन भेड़ बकरियों को चराने वाले कौन है जो अपने आप को गडरिये मानते हैं। वो वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो में आपका स्वागत है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो, आप नए व्यूअर हैं, तो इस वीडियो को देख के उस वीडियो को जरूर देखें और ये सीरीज है जो बहुत काम करेगी। हमने चर्चा ये की थी कि एक संगठन की बात है जो आप देख रहे हो पुस्तक में, और अगर उसका कार्य करने का तरीका देखा जाए तो हमने समझा था पिछली बार कि लोगों को भेड़ बकरी मानते हैं ये लोग। इनको नियंत्रण करने के लिए बहुत सारा व्यवस्था है, फिर उसके ऊपर उनको नियंत्रण करने के लिए कंपनियां हैं, फिर उनको नियंत्रण करने के लिए बैंकें हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए एक ग्रुप है, उनको नियंत्रण करने के लिए एक आयोग है, उनको नियंत्रण करने के लिए कुछ लोगों की एक परिषद है और उसके ऊपर एक शासक है। उसी के साथ में आगे हम बढ़ते हैं कि जो ये पुस्तक है इसमें हमने ये पूरा का पूरा विषय सूची है, इस पे एक एक विषय पे हम बात करेंगे कि ये असल में है क्या। पहला आज का जो टॉपिक है वो है कि जो ये संगठन है, इस संगठन की संरचना, इसकी स्टेब्लिशमेंट, ये शुरुआत हुई तो हुई कैसे। मैं आपको पहले बता दूं कि राजीव दीक्षित के विचारकों के लिए, महर्षि दयानंद के विचारकों के लिए, यानी जो लोग समाज के लिए निकले, क्रांतिकारी निकले, उनके लिए ये पुस्तक बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, आपको वो समझनी चाहिए। इस पे हम बात करते हैं कि ये जो पुस्तक है ये समस्या पे बात करेगी। पूरी तरह पूरी दुनिया के अंदर जो जो गिरोह काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जीवन को हलचल में ला दिया है, पूरे जीवन को, पूरी संस्कृतियों को, पूरे के पूरे सभ्यताओं को इस संगठन ने सत्यानाश कर दिया है, नस्तनाबूद कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया है। उखाड़ा तो कैसे उखाड़ा, किन किन कार्यों से ये आगे आए, कैसे कैसे इन्होंने काम किया, किन किन देशों में किन किन सभ्यताओं को नष्ट करने के लिए इन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई, कैसे कैसे काम किया, इस पुस्तक में वो सब है। आपको ये पढ़नी चाहिए, मैं ये निजी तौर पे आपको ये सलाह देता हूं। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जो ये पूरी नई विश्व की व्यवस्थाओं को बनाने का जो कार्य चल रहा है, इसमें ये संगठन अहम भूमिका में है, केंद्र में है। यानी ये कहो कि पूरी दुनिया को पागल बनाने का काम ये संगठन करता है। इसकी शुरुआत में अगर हम बात करें कि भारत की बात करें तो ये कहते हैं, लोग कहते हैं या हमें पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। लेकिन जैसे जैसे आप डीप में जाओगे, जैसे जैसे आप गहरे ज्ञान में जाते जाओगे, इसकी खोज में जाते जाओगे, पता चलेगा कि भाई हमें अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया। फिर पता चलता है कि देश आजाद हो गया, तो आरटीआई भी लगी हैं कि देश आजाद कब हुआ ये बताइए। तो आरटीआई के जवाब आते हैं कि भाई ये तो शोध का विषय है। फिर हम बात करते हैं कि बताइए कौन कौन से क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह क्रांतिकारी है क्या? तो भगत सिंह के बारे में कोई दस्तावेज सरकारी तंत्र के पास नहीं है। फिर पूछा है कुछ लोगों ने कि बताइए कि देश गुलाम कब हुआ, तो कहते हैं कि यह भी शोध का विषय है। तो देश आजाद तब होता है जब वो गुलाम होता है, और गुलामी के जब दस्तावेज नहीं है तो आजादी के दस्तावेज भी कहां से मिलेंगे। इसलिए भाई राजीव दीक्षित जी ने बोला था कि गुलामी के दस्तावेज नहीं है तो आजादी का दस्तावेज भी नहीं है। और जो आजादी के दिन हम बोलते हैं 15 अगस्त 1947, यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त की जो बीच की रात थी 1947 की, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। पहले पावर अंग्रेजों के पास थी, उसके बाद भारत वाले अंग्रेजों के पास आ गई और व्यवस्थाएं यूं की यूं बनी रही। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ सवाल कुछ वकीलों को किए। मुझको बोला कि आपने स्टैंप पेपर देखा है क्या? बोला हाँ देखा है ना। उसके ऊपर भारत नॉन जुडिशियल, इंडिया नॉन जुडिशियल लिखा रहता है, भारत गैर न्यायिक। उसका मतलब क्या है? ये सवाल मैंने पूछा। हक्का बक्का रह गया कि ये सवाल कहां से आया, क्योंकि वो सब रट्टू तोते हैं, उनको कोई भी चीज़ की गहनता में समझने की कुछ व्यवस्था बनती ही नहीं।
वो चाहते ही नहीं। पैसा लूटा, घर बैठे, अगले दिन फिर कोई नए मुर्गे मिलेंगे कटने को, ये इतना चलता रहता उनका। जज को नहीं पता, बड़े बड़े धुरंधरों को नहीं पता कि इंडिया नॉन जुडिशियल का मतलब क्या है। आपको पता हो तो जरूर बताना, कुछ साथी मिलेंगे। तो पहला बिंदु इसमें जो दिया है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जो देश दुनिया को बर्बाद करने के लिए चला है, जो आप देख रहे हो, ये बना कैसे, इस पे बात होगी। दूसरा नंबर, हाँ, कि भाई अंग्रेजों ने क्या हमें गुलाम बनाया, ये भी एक बड़ी बात है, इस पे भी बात करेंगे। आज हम इसके मुख्य बिंदुओं पे बात कर रहे हैं। तीसरा, पूरी दुनिया में ये जो पैसे का मूल्य कम हो जाना, रुपए का मूल्य कम हो जाना, रुपए का मूल्य बढ़ जाना, ये किसके नियंत्रण में चलता है? ऐसी कौन शक्ति है? कह देते कि आज रुपया 82 रुपए का $1 है, कभी कह देते 70 रुपए का, कभी कह देते 40 का। क्या मजाक बना रखा है हमारी मेहनत के साथ, हमारे खून पसीने की मेहनत के साथ ये क्या खेल खेल रहे हैं कौन लोग? इसी के परिणाम में इस चर्चा होगी कि ये बैंकों का जाल है, जो बैंकों का माया जाल है, बैंक कैसे जालसाजी से दुनिया को पागल बना के रखे हैं, उस पर चर्चा होगी। रिजर्व बैंक अपने वचन का पालन कभी करती है? अगर आप देखो तो आपके जेब में जो नोट है उसके ऊपर एक जो कागज है उसके ऊपर एक नोट लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नीचे साइन है गवर्नर के, है ना, आरबीआई का गवर्नर। वो जो मतलब है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो इसका मतलब है कि वो कागज पे एक वचन है और वचन को बोलते हैं कि ये एफिडेविट है। तो इसका मतलब वो एफिडेविट है। तो वो जो एफिडेविट है कौन से रुपए देने की बात करता है, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोगों को पता है, फिर भी यहां ये चर्चा होगी। फिर बोला, इसमें कहा है अगला पॉइंट जो है कि जो मानसिक नियंत्रण की जो बात होती है, टोटल कंट्रोल की, माइंड कंट्रोल की, वो कैसे होता है? जैसे आपने देखा है कि देश की भक्ति की बात करके लोगों को मरने के लिए तैयार किया जा सकता है। बड़े बड़े टारगेटों की बात करके, बड़े बड़े टारगेट दिखा के आतंकवादी तैयार किए जा सकते हैं और वो मर जाते हैं। इस लेवल तक दिमागी हालत बिगाड़ दी जाती है। तो वो माइंड कंट्रोल कैसे होता है, क्या क्या उसके तरीके हैं, क्या क्या सिस्टम है, उस पर हम बात करेंगे। फिर होता है मास मीडिया कंट्रोल, मतलब पूरी दुनिया में जो संचार का माध्यम है मीडिया, उस मीडिया को इतना पूरी तरीके से नियंत्रण में लेके और पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान सही बातों से भटका के और गलत तरीके से ले जाना, ये कितना बड़ा खेल है। और अगर ये खेल इतने भारी स्तर पे चल रहा है तो समझिए आप कहाँ हो इस खेल में। अगर आप इस खेल में अपने आप को जांच गए कि मैं इस खेल में कहां हूं, उसी दिन आप क्रांतिकारी बनने को तैयार हो जाओगे, उसी दिन आप बगावत करने को तैयार रहोगे। अब समझना आपको यह है कि आप उस पूरी की पूरी पिक्चर में, पूरी की पूरी तस्वीर में कहां बैठे हो, यह आपको समझना है। और जिस दिन आप समझ जाते हो, आपकी समस्या का समाधान, नियंत्रण होगा। एक नई दुनिया आ रही है अभी सोशल मीडिया पे, जिसको हम फेसबुक बोलते हैं, जिसका मेटावर्स नाम दिया गया है। वो एक भयानक दुनिया में हमें लेके जाने वाला है, उस पे पूरी चर्चा होगी। मैं आपको इस पुस्तक के पहले अध्याय की चर्चा कर रहा हूं, जिस पे एक 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 बिंदु की बात होने वाली है। और बाद में जो सबसे बड़ा नियंत्रण है, मानसिक नियंत्रण, वो है शिक्षा का नियंत्रण। खतरनाक है। शिक्षा किस तरीके से हमें कंट्रोल करती है, शिक्षा किस तरीके से हमें बाजार का उत्पाद बना रही है, शिक्षा किस तरीके से हमें गुलाम बना रही है, शिक्षा किस तरीके से हमें बंधुआ मजदूर बना रही है, शिक्षा किस तरीके से हमें नौकर बना रही है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। शर्त यह है कि आप इस सीरीज को पूरा देखना, नहीं तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। आपको अपने बच्चों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने परिवार के लिए इस व्यवस्था को समझना ही पड़ेगा। और इस व्यवस्था को समझ के अपने को ये देखना पड़ेगा, यहाँ चोटी से लेके और नीचे तक आप कहाँ हो। मीडिया में हो, बैंकों में हो, आर्थिक नियंत्रण में हो, या फिर संसाधनों में का नियंत्रण में हो, या गोलमेज या गोलाकार जो समूह है इसमें हो, या भेड़ बकरियों में हो। ज़्यादातर जो समाज है, ये चंद लोग हैं ऊपर वाले हिस्से में, ज़्यादातर जो समाज है वो यहाँ है। आपको अपने इस खेल को, अपने नियंत्रण को समझना है, नहीं तो समस्या बहुत भारी आने वाली है। अपनी पीढ़ियाँ बचेंगी नहीं,
अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप इस समस्या के समाधान को कहां तक लेके जाते हैं। मैं एक बात आपको बोलूं, ये जब आप पढ़ेंगे ये पुस्तक तो आपको समस्या मिलेगी, और अगर आपको ये पढ़नी है समाधान की बात तो आपको इसमें मिलेगी। पूरी भारतीय संस्कृति का कितना वैज्ञानिक पक्ष इसमें है। इसमें एक चैप्टर है दुनिया के नासा जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों को 122 आक्षेप किए हैं डॉक्टर भूप सिंह जी ने आचार्य अग्निव्रत जी के साथ मिलकर, एक भी नोबेल पुरस्कार विजेता का जवाब नहीं आया। 100 से ज्यादा सवाल आदरणीय पूजनीय आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी ने किए हैं। किसी के पास दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक के पास उनके सवालों का जवाब नहीं है। वो सारे के सारे सवालों के जवाब और सारे की सारी समस्याओं के समाधान यहाँ मिलेंगे और समस्याएं यहाँ मिलेगी। अगर आपको ये पुस्तकें खरीदनी है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास नंबर है, उस नंबर पे आप आइए और पुस्तकों के लिए बताइए। अगर आपका मन है तो खरीदने का, बहुत ज़रूरी विषय है, आप इस पे चलिए, हम समाज को नई दिशा देने की तरफ चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।